फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं आप सभी की भारी मांग पे। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली मॉडर्न यूरोप टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, बट यू हैव टू प्रॉमिस टू मी, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। यू विल वॉच द वीडियो टिल एंड नाउ। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे और ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबोधन से आप क्या समझते हैं? 18वीं शताब्दी में यूरोप के प्रमुख प्रबंधन दार्शनिकों के विचार को लिखिए। मन में प्रश्न आया, मैम प्रबोधन ही नहीं जानते हैं तो किस प्रकार से प्रश्न को समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। अगर बात की जाए प्रबोधन, जैसे कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें आपने ज्ञान उदय एक शब्द पढ़ा था। प्रबोधन और ज्ञान उदय दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी या तो आपके पेपर में ज्ञान उदय आ सकता है, ज्ञान उदय से आप क्या समझते हैं, या तो ये आ सकता है कि प्रबोधन से आप क्या समझते हैं। दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, आपको घुमाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु आपको समझ आ चुका है कि प्रबोधन किसे कहते हैं। यानी आप देखोगे यूरोप के अंदर किस प्रकार से लोग जो हैं वो अब कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं, ज्ञान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया है। ये सब कार्य आप देखोगे वैज्ञानिकों के द्वारा और वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से देखने के लिए मिलता है और पूर्ण जागरण की वजह से देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए 14वीं शताब्दी के दौरान में यूरोप में हुए पूर्ण जागरण के द्वारा, यानी यूरोप में क्या हुआ, पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण का मतलब क्या है कि अब लोगों ने मिथ्ये पर विश्वास करना बंद कर दिया, यानी अंधकार का जो युग है वो समाप्त हो रहा है। अब लोगों के द्वारा प्रश्न पूछना शुरू कर दिया गया, अगर ये बात है तो क्यों है, कितने % सत्य है, इस प्रकार से प्रश्न करना शुरू किया गया। जो पहले यूरोप में क्या था, आप देखोगे कि लोग कहीं ना कहीं धर्म को ज्यादा महत्व दे रहे थे, परंतु अब लोगों ने ज्ञान को, विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया और तर्क वितर्क का सहारा लेके वो विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा मानवतावाद को फिर से प्रेरित किया गया, यानी अब क्या, जो शिक्षा है, जो ज्ञान है और मानवतावाद। अब मन में प्रश्न आए, मानवतावाद क्या होता है? यानी मानवतावाद या मानवतावादी उन्हें कहा जाता है जो कि इस विचारधारा को मानते हैं और इनका मानना है कि जो पोप की रूढ़ियां हैं, यानी जो पोप यानी ईसाई धर्म के जो फादर हैं, जो कि क्या बता रहे आपको, मिथ्ये की ओर ले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो धनी होते जा रहे हैं लोगों के माध्यम से, लोगों को डरा धमका के। तो इसीलिए उस मिथ्ये को समाप्त करने के लिए मानवतावादी विचारधारा देखने के लिए मिलती है, जिसे मानवतावाद कहा गया है। और इसमें जिसके परिणाम स्वरूप 16वीं से 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति हुई। वैज्ञानिक क्रांति का मतलब क्या है, जेम्स वॉट देखने के लिए मिलता है, जिनके द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। कोपरनिकस देखने के लिए मिलता है, कार्ल मार्क्स देखने के लिए, आप देखोगे इसके अंदर आपको कई सारे वैज्ञानिक, न्यूटन देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे वैज्ञानिक आए जिनके द्वारा विज्ञान को बढ़ावा दिया, कई सारे क्या इन्वेंशन किए गए, आविष्कार किए गए, जिसके वजह से लोगों की आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब क्या है, यानी अब लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, लोग मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं, लोग ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब किसी भी बात को आसानी से नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक मांग रहे हैं, उसके पीछे के कारण को मांगना शुरू कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे इसे वैज्ञानिक चिंतकों में बढ़ोतरी हुई। अब जो वैज्ञानिक चिंतक हैं, वैज्ञानिक चिंतक यानी वैज्ञानिक जो फिलोसफर है, जिनके द्वारा इन्वेंशन किए जा रहे हैं, ये आप देखोगे ये कहीं ना कहीं क्या है, इनका ये मानना है कि धर्म को आप सर्वोत्तम मानो, परंतु आप उसे ऐसे ही ना मान लो, यानी अंधकार के युग में ना मानो, आप उसके पीछे एक लॉजिक मानिए। वैज्ञानिक चिंतन की मजबूत अवस्था को प्रबोधन काल के रूप में जाना जाता है, यानी विज्ञान के अंदर जो मजबूती देखने के लिए मिलती है, लोगों के प्रश्न पूछना शुरू करना देखने के लिए मिलता है, ये क्या है, एक मजबूत अवस्था को प्रबोधन काल के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए 18वीं शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन दार्शनिकों के विचार अति महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलते हैं। प्रबोधन यानी ज्ञान उदय, वो दार्शनिक जो कि आप देखोगे इनके द्वारा कई सारे क्या किए, आविष्कार किए गए और इनके द्वारा फादर जो हैं, यानी ईसाई धर्म के फादरों
पर आलोचना की गई, जो कि वो लोगों को कर्मकांड में फंसाने का प्रयास कर रहे थे। अब इसका तात्पर्य यानी प्रबोधन का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रबोधन, आप देखो उसके अंदर। तो प्रबोधन का ना जागरूक होना, लोगों को क्या करना, जागरूक करना, उनकी समझ को बढ़ाना, जो समाज के अंदर रूढ़िता है, जो बुराइयां हैं, जो क्रूरतियां हैं, उसे समाप्त करना और सुधार करने का प्रयास करना, इसी को प्रबोधन कहा जाता है। अब देखिए, जागरूक होना, समझ को बढ़ाना, जिससे कि व्यक्ति अज्ञानता, जो अंधकार है, उससे बाहर निकले और आके सच्चाई और ज्ञान को जाने कि असली में सत्य क्या है, सत्य मतलब क्या है और ज्ञान क्या है, की और बढ़ता है, यानी इसे बढ़ावा दिया जाता है। यह आत्मिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया है। आत्मिक और मानसिक यानी व्यक्ति मानसिक रूप से चीजों को समझता है, यानी क्या है, उसके मानसिक रूप से उसका जो मस्तिष्क है उसका विकास हो रहा है। शुरुआत में क्या हुआ था, आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक मध्य काल था वो अंधकार का काल था, जिसमें फादर के द्वारा जो भी कहा गया उसे ऐसे स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं की, यानी पूछने का प्रयास भी नहीं किया कि ये सत्य है या नहीं है, जानने की चेष्टा भी नहीं की। परंतु अब ये लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं, इनके द्वारा प्रश्न पूछना शुरू किया जा रहा है, ये सच में ज्ञान को, विज्ञान को, सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे कि जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों में सुधार होता है। व्यक्ति, जो व्यक्तियों के अंदर क्रूरतियां थी, जो वो ऐसी चीजों को मान रहे थे, तो अब उनमें सुधार देखने के लिए मिला, समाज में सुधार देखने के लिए मिला। किसकी वजह से, प्रबोधन काल की वजह से, ज्ञान उदय की वजह से, ज्ञान के बढ़ावे की वजह से देखने के लिए मिलता है। प्रबोधन काल 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आधुनिक काल माना जाता है और इसमें आप देखोगे जिसमें विज्ञान, तकनीक, धर्म और सामाजिक विचार विस्तार पर बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। यानी संस्कृति में आधुनिकता के काल को देखा, तकनीकी, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार से सुधार होना, चीजों को सही तरीके से स्वीकार करना, इसी को प्रबोधन काल कहा जाता है। आपको ये समझ आ गया। कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं जिनके द्वारा प्रबोधन को बढ़ावा दिया गया और इनका क्या मानना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जॉन लॉक आप देखोगे और थॉमस लॉक को देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट विचारकों में से एक माने जाते, फिलोसोफर माने जाते हैं। इमैनुअल कांट भी एक दार्शनिक थे। इनके अनुसार प्रबोधन, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे, बता रहे कि प्रबोधन होता क्या है अपने अनुसार। प्रबोधन एक मानव स्वतंत्रता के आदान प्रदान का साधन है, प्रयास है। यानी प्रबोधन क्या है कि मानव की स्वतंत्रता, यानी मानव को स्वतंत्रता दे देना, और इसमें क्या आदान प्रदान का एक प्रयास है जिसमें मानव बुद्धि उच्चतम साथ खोज और प्रेरित किया जाता है। यानी प्रबोधन में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है अपनी बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए। यानी प्रबोधन काल में व्यक्ति अपने मस्तिष्क का ज्यादा उपयोग करता है और नई नई खोजें करता है, इसी को प्रबोधन कहा जाता है। इमैनुअल कांट ने विचारधारा दी है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार प्रबोधन काल ने विभाजन और संतुलन के सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया। अब मॉन्टेस्क्यू एक विचारक है, इनके अनुसार क्या, प्रबोधन ने जो विभाजन है और जो संतुलन है इसके सिद्धांत को प्रोत्साहित किया, इसे बढ़ावा दिया, अप्रिशिएट किया। इन्होंने अलग अलग शासकों के विभाजन की महत्वपूर्ण उजागर किया। अब क्या है, जो भिन्न भिन्न शासक है, जो राजा है, उनमें विभाजन के महत्वपूर्ण उजागर, यानी इसमें बताना कि किसका शासन सबसे अच्छा है, किस राजा ने किस प्रकार से शासन किया, उसकी कमियां क्या है, उसकी क्रूरतियां क्या है, उसे कमजोरियां क्या है। इस प्रकार से सभी जो शासन व्यवस्था है उसकी तुलना करना, उसे कंपेयर करना देखने के लिए मिलता है। आप देखोगे कि बुद्धिवाद ने विचार, शीतलता और प्रमाणवाद और सामाजिक संविधान, अब क्या प्रमाण मांगना शुरू करना। प्रबोधन काल में व्यक्ति क्या करता है, मस्तिष्क का उपयोग करता है और चीजों के प्रति लॉजिक मांगता है कि ये है तो क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, यानी बुद्धि का उपयोग करना। आप देखोगे प्रमाण मानना, सामाजिक संविधान, सिद्धांत, परंपरा का आलोचनात्मक अध्ययन कर विकास सुधार पर ध्यान केंद्रित करके यूरोप में आधुनिक धारणा को मजबूत किया गया। प्रबोधन सफलता ने व्यक्तिगत स्वायत्तता, वैज्ञानिक जांच को महत्व दिया, मजबूत किया, यानी वैज्ञानिक तौर पर नई नई जांचें हुई और उसे मजबूत किया। प्रबोधन काल में काफी सफलता देखने के लिए मिलती है और बौद्धिक सफलता, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा अब मस्तिष्क का उपयोग किया जा रहा है, व्यक्ति अब चीजों को ऐसे ही नहीं मान रहा है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन काल में थॉमस, आप देखो ये दार्शनिकों के नाम है,
थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, वॉल्टेयर, विदर तथा और मोंटेस्क्यू, ये कई सारे वैज्ञानिक है। इसमें आपको कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली भी देखने के लिए मिलेंगे। गैलीलियो गैलीली के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया, न्यूटन देखने के लिए जिनके द्वारा गति के नियमों का वर्णन किया गया था। और ये सभी ने पढ़ रखा होगा 10th क्लास के अंदर कि गति के नियम के बारे में, यानी कि न्यूटन के द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। आप देखोगे कि कई सारे वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा जो है ग्रहों की स्थिति बताई गई, इनके द्वारा बताया कि ग्रह कैसे परिक्रमा करते हैं, किस प्रकार से सौरमंडल में स्थित रहते हैं, इन धारणाओं को प्रस्तुत किया गया था। अगर बात की जाए यहाँ पे थॉमस हॉब्स की, तो इनका मानना है कि स्टार्टिंग में अगर बात की जाए एंशिएंट टाइम की, तो सभी लोग शांति से रहे थे। प्राचीन समय में कोई भी राजा नहीं था, सभी व्यक्ति भाईचारे के साथ रहते थे, ब्रदरहुड के साथ रहते थे, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था, शांति पूर्वक जीवन निर्वाह करते। परंतु अचानक क्या होता है, अब इन लोगों को अपनी पीढ़ी, अपनी जनरेशन, अपने बच्चों का ख्याल आता है, और जो ताकतवर लोग होते हैं वो गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को दबाना शुरू कर देते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो कि उनकी क्या कर सके, रक्षा कर सके, उनकी सेफ्टी कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे व्यक्ति के तौर पर राजा का चयन होता है। थॉमस हॉब्स कहते हैं अगर राजा का चयन जनता के द्वारा किया जाता है, जनता अपने पसंद के व्यक्ति को राजा के पद पर, उच्चतम पद पर कायम करती है। अब मान लीजिए इतना हो गया, अगर राजा क्रूर निकलता है तो राजा को हटाया नहीं जा सकता है। आप देखोगे थॉमस वॉट ये कहते हैं कि राजा को हटाया नहीं जाएगा अगर वो क्या निकला, क्रूर निकला। थॉमस हॉब्स के द्वारा बताया गया, फिर वो व्यक्ति यानी जनता को, उस राजा को झेलना पड़ेगा। परंतु कुछ इसी प्रकार से आप देखोगे जेम्स लॉक को, जो ये जेम्स लॉक हैं, इनका बोलना है कि चयन व्यक्ति करेंगे राजा का, राजा अच्छा होगा और सही शासन करेगा तो उसका सहयोग करेंगे। अगर राजा क्रूर निकलता है, अत्याचारी निकलता है, निर्दयी निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में राजा को उसके पद से हटाने की शक्ति जनता के पास है। अगर बात की जाए जॉन लॉक के द्वारा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया, इनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का चुनाव किया जा रहा है तो जनता उसे नियुक्त करेगी अपने मनपसंदी व्यक्ति को। अगर वो अच्छा कार्य नहीं करता है राजा, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।